Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 29th of November, that is of today. My name is Rahul Gopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the news that we will be studying today is with respect to alternative investment funds, cybercrime, co-lending, rat hole, RBI, SEBI, and so on and so forth. So without wasting any further time, let's move on to our first news. फर्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम। हमने पढ़ा था 4 से 5 दिन पहले कि आईएमपीएस का ग्लिच हुआ है। ठीक है, तो वो साइबर क्राइम हुआ था। पिछले 3 महीने पहले हमने न्यूज में देखा था यार एक कोऑपरेटिव बैंक है वहां पे साइबर क्राइम हुआ था। तो ये साइबर क्राइम बैंक्स में बढ़ते ही जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनको रोक लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि यार जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको अपने डिजिटल सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि उन पे साइबर अटैक्स ना हो सके। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, साइबर अवेयरनेस करवाना है अमॉन्ग देयर कस्टमर्स ताकि साइबर हैक अटैक्स कम से कम हो सके। ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ लिया था। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यूको बैंक पे अभी साइबर अटैक हुआ है। क्या साइबर अटैक हुआ था? आईएमपीएस ग्लिच हुआ था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो भी बैंक, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अटैक हुआ है उनको फ्रॉड के बारे में तुरंत के तुरंत बताना है। किसको बताना है? I4C को बताना है। I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये क्या है? आपका वॉच डॉग है। कैसा वॉच डॉग है? साइबर क्राइम वॉच डॉग है। ठीक है, तो जब यूको बैंक ये वॉच डॉग को बता देगा तो ये वॉच डॉग का काम रहेगा कि इन्वेस्टिगेट करना केसेस को कि यार ये यूको बैंक में या फिर ये कोऑपरेटिव बैंक में किस रीजन के वजह से साइबर क्राइम हुआ है, कौन लोग है ये जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, और जो पैसा साइबर अटैकर्स ने हड़प लिया है उसको रिकवर करने की भी जिम्मेदारी I4C लेता है। ठीक है, तो साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका साइबर क्राइम वॉचडॉग बना हुआ है। तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि उनको I4C के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। तो ये पर्टिकुलर पोर्टल पे, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जो भी फ्रॉड हो रहा है उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके बैंक्स में, उनके एनबीएफसीज में, उनके कंपनी में, उनको वो चीज सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जब वो रिपोर्ट किया जाएगा तभी जाके I4C कुछ ना कुछ मेजर्स ले सकता है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे बात किया था, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत इंप्रूव करना है। दैट इज डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसी लेके आनी है जिसकी वजह से साइबर अटैक्स कम हो सके। ठीक है, I4C का फुल फॉर्म I स्टैंड्स फॉर इंडियन और बाकी 4C क्या है? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। CFCFRMS का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। चलो, तो हमारे पास ना 800 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। वो 800 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 259 इंस्टीट्यूशंस ही इस I4C के साथ रजिस्टर्ड है। देखो कैसी सिचुएशन है हमारी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फ्रॉड को कैसे रिकवर किया जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है जो भी बचे खुचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर्ड होना ही होना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये I4C जो आपका साइबर वॉचडॉग है, साइबर क्राइम वॉचडॉग है, उसको पता चल गया ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मोबाइल नंबर से फ्रॉड हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल,
दाऊद इब्राहिम ने फ्रॉड किया है, साइबर फ्रॉड किया है उनका मोबाइल नंबर यूज करके, उनका सिम यूज करके। तो साइबर क्राइम वॉचडॉग क्या करेगा, उनके सिम कार्ड को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सिम कार्ड को ब्लॉक करके क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर मोबाइल तो उसका वही के वही है ना। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम वॉचडॉग क्या करेगा, ये साइबर क्राइम वॉचडॉग उनके IMEI नंबर को भी ब्लॉक कर देगा। अगर एक बार IMEI नंबर ब्लॉक हो जाता है तो वो फोन का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सो दैट फोन बिकम्स अ डमी फोन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, साइबर क्राइम वॉचडॉग के द्वारा ब्लॉक सिम कार्ड तो किया ही जा रहा है, बट IMEI नंबर भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो बेसिकली वो फोन से अभी कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं की जा सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड स्टेप। ओके, ये I4C बोलता है यार, जो भी इंस्टीट्यूशंस में ना फ्रॉड हुआ है उनको हमें आधे घंटे के अंदर बताना पड़ेगा है। अगर वो लोग हमें आधे घंटे के पहले बताते हैं तो जाके हम ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड्स रिकवर कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड्स होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा I4C बोलता है। ओके, सो अभी तक इन्होंने कितने फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया, 900 करोड़ के फ्रॉड को इन्होंने अभी तक प्रिवेंट किया है, और जिसकी वजह से 3.5 लाख लोगों का पैसा बच गया है, ऐसा उनका दावा है। उसी के साथ 7 मिलियन मोबाइल फोन कनेक्शंस इन्वॉल्व इन साइबर फ्रॉड्स डिटेक्टेड एंड ब्लॉक्ड आल्सो। मतलब IMEI 7 मोबाइल फोन्स का ब्लॉक किया हुआ है। IMEI का फुल फॉर्म यार, M स्टैंड्स फॉर मोबाइल, क्योंकि IMEI इज रिलेटेड टू मोबाइल। मोबाइल इज व्हाट, मोबाइल इज नथिंग बट द इक्विपमेंट। वो मोबाइल की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आपका यूनिक फोन है तो आपका मोबाइल का भी यूनिक आईडी रहेगा। सो मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल, इंडियन नहीं है। ठीक है, क्योंकि IMEI रिप्रेजेंट्स इंटरनेशनल। याद रखिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप आराम से याद रख सकते हो ये सारी चीजें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज भारत बायोटेक और सिडनी यूनिवर्सिटी ने पार्टनरशिप किया है। ये पार्टनरशिप से क्या होने वाला है, भारत बायोटेक्स अपने वैक्सीन को और इफेक्टिव बना सकती है। तो भारत बायोटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी रिसर्च करेगी, जिसके वजह से भारत बायोटेक जो वैक्सीन बेच रहा है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट इज अबाउट को लेंडिंग। को लेंडिंग मतलब क्या, जब दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या दो से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलके अगर एक एंटिटी को, एक बोरोवर को लेंड कर रहे हैं तो हम उसको को लेंडिंग बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, SBI और मुथूट फाइनेंस ने मिलके माल्या जैसे बोरोवर को लोन दिया है तो हम उसको को लेंडिंग बोलेंगे। क्यों को लेंडिंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते फिर भी को लेंडिंग होता, 4 होते फिर भी को लेंडिंग होता। तो 2 से ज्यादा अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलके अगर लेंड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज को लेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यार अभी ये जो को लेंडिंग है ना, ये काफी ज्यादा आपको अभी पिक्चर में देखने के लिए मिलेगा, न्यूज में देखने के लिए मिलेगा। क्यों, पहले तो ये समझ लो, RBI ने क्या किया है, रिस्क वेट बढ़ा दिया है। किसका, बैंकों का और NBFC का। ठीक है, किस तरह के लोन्स पे रिस्क वेट बढ़ा दिया है, कंज्यूमर लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स पे। ठीक है, सो रिस्क वेट का क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, हमने 17 नवंबर के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। वो अगर मैं अभी बताने जाऊंगा तो और उसमें आधा घंटा चले जाएगा, एंड दैट्स नॉट अ पॉइंट। ठीक है, तो जो पहली चीजें पढ़ी हुई है आप वो लेक्चर में जाके पढ़ लीजिए। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था कि यार फॉर एन एग्जाम्पल 100 करोड़ का पर्सनल लोन दिया है राहुल को। ठीक है, बट हमें पता है 100 करोड़ का पर्सनल लोन के अंदर कोई भी कोलैटरल नहीं होता है। तो अगर राहुल वो 100 करोड़ डुबा रहा है तो बैंक का वो नुकसान है।
अगर बैंक का नुकसान है तो डिपॉजिटर्स का नुकसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 100 करोड़ के अगेंस्ट में आरबीआई बोलता है आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ बफर में रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 100% ऑफ 100 करोड़ साइड में रखने के लिए आरबीआई ने बोल दिया है बैंक्स को ऑन दिस पर्सनल लोन्स। तो जो भी पैसा दिया हुआ है राहुल को बैंकों के द्वारा 100 करोड़ वो साइड उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, तो वो जो साइड में जो 100 करोड़ पैसा उन्होंने अपने बफर में रखा हुआ है उस पे बैंक कोई भी लैंडिंग नहीं कर सकती है, उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमा सकती है। तो वो बैंक का पैसा ऐसे ही फालतू पैसा हो गया। क्यों? क्योंकि उससे वो पैसा ही नहीं कमा सक रही है। एंड सेम थिंग गोज फॉर एनबीएफसीज ऑल्सो। उनको भी बोल दिया गया है कि आपको भी कुछ पैसा साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। 125% पैसा आपको साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। ओके, 100 करोड़ दिया हुआ है तो एनबीएफसी को 125 करोड़ साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। तो यार 125 करोड़ एनबीएफसी का तो पैसा फंस गया, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं कमा रहा है, तो दैट इज अगेन अ फालतू पैसा फॉर दैट एनबीएफसी। that money is not of use for that NBFC because that is not generating income from that particular buffer money. Okay. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बैंक ने भी पैसा साइड में रख दिया है, तो एनबीएफसी ने भी पैसा साइड में रख दिया है। यार दोनों लोग इतना पैसा साइड में रख रहे हैं तो उनके पास इनफ पैसा भी तो होना चाहिए ना लोगों को लेंड करने के लिए। तो इसीलिए अभी क्या हो जाएगा, एसबीआई भी थोड़ा पैसा अपने जेब से डालेगा और एनबीएफसी भी अपना पैसा अपने जेब से डालेगा। फॉर एन एग्जाम्पल श्रेष्ठा को लोन चाहिए 100 करोड़ का। ठीक है, तो एसबीआई बोलती है यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, श्रेष्ठा को चाहिए पर्सनल लोन चाहिए 100 करोड़ का। तो एसबीआई बोलती है यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बफर में पैसा रख दिया है। एनबीएफसी भी सेम चीज बोलती है। तो एनबीएफसी और बैंक मिलके सोचते क्यों ना हम आधा आधा पैसा बांट ले, मैं 50% दे दूंगा श्रेष्ठा को, और एसबीआई बोलती है मैं 50% दे दूंगा, और एनबीएफसी बोलता है मैं 50% दे दूंगा, दैट इज 50-50 करोड़ हम दे देंगे। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो एसबीआई और एनबीएफसी का जो पैसा फंसने वाला था, अगर वो एक ही मतलब एसबीआई ही अगर लोन देता बोरोवर को तो उनका पूरा का पूरा 100 करोड़ फंस जाता श्रेष्ठा को देने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको बफर में 100 करोड़ रखना पड़ता। तो इस केस में एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो कम कम होते जाता क्योंकि वो पैसा उन्होंने बस साइड में रखा हुआ है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एसबीआई और एनबीएफसी पार्टनरशिप करती है। वो बोलती है कि हम कुछ पैसा एक बोरोवर को दे देंगे जिसका नाम है श्रेष्ठा। एसबीआई ने 50 करोड़ दे दिया, एनबीएफसी ने 50 करोड़ दे दिया। ओके, तो एसबीआई को साइड में कितना पैसा निकाल के रखना पड़ेगा? 50। एनबीएफसी को कितना पैसा निकाल के रखना पड़ेगा साइड में? 50। ठीक है, तो अभी उनको 50 करोड़ और 50 करोड़ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। मान के चलिए अगर एसबीआई ने वही पूरा 100 करोड़ श्रेष्ठा को दे देता था तो उस केस में एसबीआई को तो 100 करोड़ पे नुकसान होता। अभी कितने करोड़ पे उनको नुकसान हो रहा है? अभी कितने करोड़ पे उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है? बस 50 करोड़ रुपीस पे। ठीक है, अगर पूरा का पूरा एसबीआई देता तो उनको 100 करोड़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता एंड दैट इज अ बिग लॉस फॉर एसबीआई। तो इसलिए एसबीआई और एनबीएफसी साथ में मिलके सोचते हैं कि हम साथ में मिलके एक बोरोवर को लोन देंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, एसबीआई को भी अपना कस्टमर मिल जाएगा, एनबीएफसी को भी अपना कस्टमर मिल जाएगा, दोनों लोग खुश रहेंगे क्योंकि दोनों लोग लोन दे रहे हैं तो दोनों लोग इंटरेस्ट कमाएंगे। ठीक है, तो एज अ बोरोवर मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए देर इज अ बोरोवर कॉल्ड राम। राम खेती वाला है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है तो एसबीआई उसको लोन नहीं दे रहा था। ठीक है,
तो इस केस में राम का नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि अगर उसको एसबीआई लोन देता तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देता, और एनबीएफसी जब उसको लोन देगी जो हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। ऐसा क्यों यार? क्योंकि एसबीआई के पास कासा डिपॉजिट्स है जो कि एक लो कॉस्ट डिपॉजिट है, बट एनबीएफसी के पास कोई लो कॉस्ट डिपॉजिट नहीं है, उनके पास कोई कासा डिपॉजिट नहीं है। तो इसीलिए एनबीएफसी हमेशा हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा एज कंपेयर टू बैंक्स। तो यहाँ पे राम जैसे बोरोवर का क्या फायदा है? पहले तो बात, उसको एसबीआई लोन देने ही नहीं वाला था क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थे, तो उसको लोअर इंटरेस्ट रेट का तो कोई चांस ही नहीं। अभी वो एनबीएफसी के पास जा रहा है, एनबीएफसी बोल रहा है हाँ हाँ हम आपको लोन तो देंगे, बट हम आप पे 16% पर एनम चार्ज करेंगे, एंड विच इज वेरी ह्यूज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अगर राम को अगर को लेंडिंग लोन दिया जाता है, ये दोनों एसबीआई और एनबीएफसी मिलके को लेंड करके अगर राम को लोन देते हैं, तो उस केस में राम को जो भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उसके लोन पे वो कम रहेगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, एसबीआई राम को लोन दे रहा है 8% पे, और आपका जो एनबीएफसी है वो लोन दे रहा है 16% पे, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया? 24%। तो 24% बाई 2 कितना एवरेज हो गया? 12%। ठीक है, तो राम को यहाँ पे लोन मिल सकता है 12% के रेट पे। तो एक चीज याद रखो, जब भी को लेंडिंग किया जाता है तब बोरोवर का भी फायदा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको एसबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे तो मिल रहा है, बट एनबीएफसी के कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पे बोरोवर का फायदा हो गया। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार एसबीआई का तो यहाँ पे नुकसान हो गया क्योंकि एसबीआई को तो यहाँ पे को लेंड करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, एसबीआई के एसबीआई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली राम को लोन नहीं देगा, क्योंकि उनको लगता है कि राम डिफॉल्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए। ठीक है, तो राम गया एनबीएफसी के पास। ठीक है, एनबीएफसी के पास गया, यार एनबीएफसी के पास उतना पैसा ही नहीं है देने के लिए, एनबीएफसी कहां से लेंड करेगा? ठीक है, एनबीएफसी जाएगा एसबीआई के पास, एसबीआई को बोलेगा क्यों नहीं हम साथ में मिलके राम को लोन दे दे। एसबीआई बोलेगा हाँ यार मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं तो लोन नहीं दे पा रहा हूं, अगर मैं साथ में मिलके अगर लोन दे रहा हूं तो उसमें मेरा भी तो कुछ कमीशन रहेगा। ठीक है, सपोज एसबीआई दे रहा है 20% लोन, एनबीएफसी दे रहा है 80% लोन, तो यहाँ पे 20% लोन के अगेंस्ट में एसबीआई तो कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा ना, तो दैट्स अ प्रॉफिट फॉर एसबीआई, दैट्स अ बेनिफिट टू द एसबीआई। बट व्हाट अबाउट एनबीएफसी? ठीक है, एनबीएफसी हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है यार। ठीक है, एनबीएफसी के पास पैसा ही नहीं है राम को देने के लिए, तो उस केस में एनबीएफसी तो अकेला लोन दे ही नहीं सकता, ये तो हम समझ गए। एनबीएफसी हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो राम सोचेगा नहीं नहीं यार मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं इतना इंटरेस्ट पेमेंट्स पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एनबीएफसी और एसबीआई के बीच में पार्टनरशिप होती है, जिसकी वजह से एनबीएफसी के अंतर्गत पहले राम लोन नहीं ले सकता था, क्योंकि राम को एनबीएफसी हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है। बट एनबीएफसी बोलती है आप टेंशन मत लो, हम ना आपको अगर 16% पे लोन दे रहे हैं तो हम आपको 12% पे भी दे सकते हैं। तो राम यहाँ पे खुश हो गया। राम यहाँ पे अगर खुश हो गया तो ऑब्वियसली एनबीएफसी से लोन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे को लेंडिंग के वजह से एनबीएफसी का क्या फायदा हो गया? पहले 16% पे वो लोन दे रही थी, और 16% पे राम खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तो जिस केस में लोन दे ही नहीं सकता था एनबीएफसी। को लेंड करने के बाद क्या हुआ, एनबीएफसी 12% पे लोन दे पा रहा है, तो उस केस में राम जैसा कस्टमर उनको मिल गया, और जिसके वजह से एनबीएफसी का भी अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ गया। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर। नहीं समझा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको मैं और दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, या फिर आप और एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में बताया है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे को लेंडिंग का फायदा पता चल जाएगा, को लेंडिंग का फायदा, बैंक्स को क्या फायदा है, एनबीएफसीज को क्या फायदा है और बोरोवर्स को क्या फायदा है, हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। The RBI decided to revise the risk weight norms for NBFCs to 125% from 100%. तो ये भी चीज हमने डिस्कस की हुई है, अभी बार बार डिस्कस करके मतलब नहीं है, 17 नवंबर के लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके। According to RBI norms on co-lending, banks are permitted to co-lend with all registered NBFCs, including housing finance company, based on a prior agreement. तो जब भी co-lend किया जा रहा है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए ऑब्वियसली एनबीएफसीज और बैंक्स के बीच में। ठीक है, तो उस केस में एनबीएफसीज को को लेंडिंग एग्रीमेंट में मिनिमम 20% तो लोन देना ही देना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ का को लेंडिंग किया जा रहा है बाय एसबीआई एज वेल एज एनबीएफसी, तो एसबीआई एनबीएफसी को वहां पे मिनिमम 20 करोड़ का लोन देना ही देना पड़ेगा। दैट इज द मैंडेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट यू शुड रिमेंबर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डिजिटल पेमेंट्स। आरबीआई को यार कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। ठीक है, उसके लिए हमने देखा है उनकी स्कीम, कल ही पढ़ा है हमने की अक्टूबर के करंट अफेयर्स में, जहां पे मैंने पीआईडीएफ के बारे में आपको बताया था। ओके, तो आरबीआई को कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, बट आरबीआई ने रिसेंटली ये भी देखा कि यार कैश ट्रांजैक्शंस ना उतने कम नहीं हुए हैं। आज के टाइम पे भी लोग कैश को होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है? पहले तो समझ लो कैश इज एनोनिमस। अगर आपने किसी को कैश ट्रांजैक्शंस, अगर पैसों के द्वारा कैश के थ्रू अगर कुछ चीजें खरीदी है तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। ओके, तो कैश इज वेरी एनोनिमस। तो इसका क्या फायदा है? एक बेसिक एग्जांपल समझ लो। अगर राहुल का बैंक अकाउंट है और उसका बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो उसके पापा का है और खुद का भी है, तो राहुल अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है रात में 2 बजे, तो राहुल ने क्या किया? डिजिटल पेमेंट किया। तो उस केस में राहुल के ट्रांजैक्शन के बारे में उसको, उसके पापा को पता चल जाएगा कि राहुल रात में 2 बजे तक घूमता है और रात में रेस्टोरेंट में खाना खाता है। ओके, तो राहुल को दूसरे दिन डांट भी पड़ सकती है। और अगर आप यही चीज कैश में करते, आपने सोचा कि यार मैं ना दोपहर में 12 बजे बैंक एटीएम से मैं 10,000 रुपए निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, और ये 10,000 है, मुझे जहां पे खर्च करना है मैं खर्च कर लूंगा, इसमें मेरे पापा को भी नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने दोपहर में 12 बजे ही पैसे निकाले हैं। तो 12 बजे अगर मैंने पैसे निकाले तो राहुल के पापा को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 12 बजे दोपहर के 10,000 रुपए निकाले। अगर रात में राहुल 2 बजे कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसके पापा को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। राहुल को डांट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पापा को पता ही नहीं चला है। सो कैश ट्रांजैक्शन का ये फायदा है। ओके, अभी थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचो। अगर माल्या है, माल्या ने कहीं से ब्लैक मनी कमाया है या फिर उसको ब्लैक मनी कमाया है, ऐसा मान के चलो, ठीक है, तो अगर उसने ब्लैक मनी कमाया है, अगर वो अपने बैंक अकाउंट में अगर वो पैसा रख रहा है तो गवर्नमेंट को हर एक चीज पता चल जाएगी। तो माल्या उस चीज को करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। इसलिए माल्या जैसे बोरोवर्स, अब माल्या जैसे लोग अपने पास कैश ही ज्यादा रखना चाहेंगे। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लो आप। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, अगर आपको कैश में अगर सैलरी मिल रही है तो सोचो कितना अच्छा होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर आपको इनकम टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या सोचोगे? नहीं नहीं, मुझे ना ज्यादा से ज्यादा कैश ही कैश रखना है, मैं मेरे एम्प्लॉयर से कैश में ही पेमेंट्स मांगूंगा। बट अगर आपको वही पैसा अगर अकाउंट में आ गया तो उस पर आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत है। तो यही सारे रीजंस के वजह से, कैश के एनोनिमिटी के वजह से
लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैश रहे। ओके, तो ये चीज आज भी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो हमने देखा जो भी हाई वैल्यू डिनोमिनेशन के नोट्स है, जैसे 500 रुपए हो गया, अभी तो 2000 रुपए विड्रॉल ही कर दिया है, बट जो 500 रुपए हो गया, उनकी ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड है। वो रुपए के डिनोमिनेशन लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखना चाह रहे हैं। तो ये चीज आरबीआई ने यहाँ पे बोली है। अगर इस चीज को अगर आरबीआई को खत्म करना है तो वो अभी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बट देख सकते हैं कि वो इनिशिएटिव्स कितने सक्सेसफुल होंगे। वो अभी उन्होंने रिटेल और होलसेल पायलट निकाला हुआ है नवंबर और दिसंबर 2022 में। तो देखते हैं कि ये सीबीडीसी कितना यूजफुल होता है इन अचीविंग द कैशलेस इकोनॉमी और रियलिटी। ठीक है, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे भी निकाला था, जिसके मदद से क्या हो रहा है, देखो पहले जिसके पास डब्बा फोन है तो वो लोग तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर नहीं सकते थे। ओके, आप बोलोगे यूएसएसडी था, बट उसका जो रीच था बहुत ज्यादा बहुत लिमिटेड था। ओके, तो यूपीआई 123 पे आ गया। अगर कोई कोई फोन, अगर राहुल अगर डब्बा फोन यूज कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, राहुल बोलेगा कि यार मैं तो पेमेंट्स ही नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या यूज करूंगा, कैश यूज करूंगा। कैश यूज कर रहा हो तो आरबीआई को दिक्कत है। ठीक है, तो इसी चीज को दूर करने के लिए आरबीआई यूपीआई 123 पे लेके आया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, डब्बे फोन से भी, उसको आप फीचर फोन बोलते हो, वो डब्बे फोन से भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड विदाउट इंटरनेट। ठीक है, डब्बे फोन में तो इंटरनेट भी नहीं होता है, तो यूपीआई 123 पे का ये फायदा है। अब डब्बे फोन के थ्रू भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। तो देखिए, ये इनिशिएटिव की वजह से कैश को दूर करने की बात की गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसी के साथ साथ क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हमने कल ही पढ़ा है। और क्या, कंटिन्यूअस ऑपरेशन में रहने चाहिए सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। मतलब क्या यार, आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी ये कंटिन्यूअसली चलते रहने चाहिए। इनमें कोई भी क्या बोलते, ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन आ गया तो ऑब्वियसली लोग कैश का इस्तेमाल करेंगे, जो आरबीआई नहीं चाहता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज अबाउट द सिक्यारा टनल। आपको पता है हमने बात किया था इसके बारे में 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि ये सिक्यारा टनल कोलैप्स हो गया है। ये टनल कोलैप्स होने की वजह से उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे थे, जो भी लेबरर्स काम कर रहे थे, वो उसमें फंस गए थे। ठीक है, तो अभी पिछले कुछ दिनों से वो लोगों को बाहर निकालने का ही काम चल रहा था। तो यहाँ पे आपको मुझे एक बात बतानी है कि यहाँ पे अभी तक मशीन के द्वारा वो टनल में होल किए जा रहे थे और वहां से लोगों को निकाला जा रहा था। बट हमने देखा ये मशीन का कुछ यूजफुल नहीं था। ये मशीन के वजह से हम लोगों को, सारे के सारे लोगों को हम रेस्क्यू नहीं कर पाए। चलो, तो फिर हमने क्या किया, मैन मेड टेक्निक्स को यूज किया। हमने लोगों को बुलाया, जो एक्सपर्ट्स होते हैं टनल को खोदने में। हमने माइनिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया, माइनिंग लेबरर्स को बुलाया। उनको बोला कि आप मैन्युअल वर्क के थ्रू ये हमें टनल खोद के दो और उनमें से आप हमें लेबर बचा के दे दो। देखो, जो काम मशीन नहीं कर पाया है, जो मैन्युअल वर्क कर रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी कितना भी आने दो, ह्यूमंस आर इररिप्लेसेबल इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। ओके, सो रैट होल माइनिंग, ये टेक्निक क्या होता है ये समझना है बस आपको। तो ये रैट होल माइनिंग आ सकता है यार। रैट होल माइनिंग क्या है, रैट होल माइनिंग ऐसी टेक्निक है जहां पे लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके माइंस को खोदते हैं, टनल को खोदते हैं। ठीक है, मशीन्स में टनल खोदे जा रहे थे विद दी हेल्प, पहले टनल खोदे जा रहे थे विद दी हेल्प ऑफ मशीन्स, बट मशीन से कुछ भी काम नहीं हुआ तो लोगों को बुलाया। और लोगों ने जब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके अगर टनल को खोदा है, उस माइनिंग को खोदा है, तो हम उस टेक्निक को रैट होल माइनिंग टेक्निक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ जाएगा, इट इज अ टेक्निक where mines are dug
मैन्युअली बाय वर्कर्स यूजिंग हैंड होल्ड टूल्स। देखो, ये टेक्निक ना बैन कर दी थी 2014 में। किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। उनको लगा ये जो प्रोसेस है ना बड़ी स्लो है, अगर ये मैनमेड टूल्स के मदद से अगर हम यूज करते रहे तो इससे एक टनल को खोदने के लिए, एक माइन को खोदने के लिए बहुत सालों साल लग जाएंगे, और उतना सालों साल लग जाएंगे तो लेबर कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, उतने सालों साल रास्ते भी बंद रहेंगे। सो दैट मेथड वाज अनसस्टेनेबल फॉर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसीलिए उन्होंने 2014 में इस मेथड को बंद कर दिया था। बट इसी मेथड का भी यूज करके हमने लेबरर्स को बचाया है। तो जो भी पुरानी चीजें है उसका अभी भी महत्व बहुत है, ये आपको याद रखना है। सो ये मेथड बैन कर दी थी 2014 में क्योंकि इसको अनसाइंटिफिक मेथड बताया जा रहा था। नेक्स्ट इज ओपेक के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज ओपेक? ओपेक ऐसे कंट्रीज से मिलके बना हुआ है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे कंट्रीज ओपेक का पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो ओपेक नेशंस क्या करता है? आपस में डिस्कस करता है, आपस में पॉलिसीज बनाता है कि एक साल में हमें कितना पेट्रोल जनरेट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रेंडली नेबरर्स है उनको भी तो पेट्रोल टाइम के टाइम पे मिलना चाहिए ना। अगर जब उनको टाइम पे अगर पेट्रोल मिलेगा तभी जाके तो पूरी दुनिया चल पाएगी। तो ओपेक नेशंस सारे कंट्रीज के लिए काम करता है, सारे कंट्रीज को पेट्रोल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, बट कभी कभी ना ये मैनिपुलेट भी करता है। वो बोलता है यार हम ही है बादशाह, हम ये 14 कंट्रीज ही बादशाह है, हम ये 13 कंट्रीज ही बादशाह है, इससे ऊपर हमारा कोई नहीं है। ठीक है, मतलब क्या? वो बोलता है कि यार अगर मान के चलो कौन से कंट्रीज है, कॉन्गो, इराक, ईरान, कुवैत, लिबिया, नाइजेरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, उनको लगता है कि उनके कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किससे एक्सपोर्ट इनकम नहीं आ रहा? ऑयल से एक्सपोर्ट इनकम नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेंगे? वो जानबूझ के ऑयल का सप्लाई कम कर देंगे, ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देंगे। जब ऑयल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा। बट सप्लाई कम हो जाएगा बट डिमांड तो उतना का उतना ही रहेगा ना। तो जब डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई तो आपको ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हुए दिखती है। ठीक है, तो ऐसे में ओपेक कंट्रीज मैनिपुलेट करती है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएगी तब अल्टीमेटली ओपेक कंट्रीज की एक्सपोर्ट इनकम भी बढ़ जाएगी। तो कभी कभी ये दूसरों की मदद भी करता है और कभी कभी अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ा देता है बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन, बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई। ओके, तो अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनको अभी आरबीआई ग्रेड बी 2023 में ये ऑयल के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी। क्यों? क्योंकि इसराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा था, तो वहां पे पूछा था कि उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हो सकता है। उसके इम्पैक्ट के वजह से ऑयल कंजम्पशन इंडिया में कैसा रहेगा, ऑयल महंगा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन अभी इंटरव्यू में हुआ था। ओके, सो ओपेक कंट्रीज यहाँ पे सारे के सारे मैंने मेंबर कंट्रीज लगवा दिए हैं। ओके, तो कितने मेंबर कंट्रीज है? 13 मेंबर कंट्रीज है। चलो, तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एम क्या है मैंने आपको बता दिया। फाउंड कहाँ पे हुई थी? फाउंड हुई है बगदाद, इराक में। कब कब इस्टेब्लिश हुई है, कब फाउंड हुई है? सितंबर 1960 में। कौन से कॉन्फ्रेंस के अंडर बनी है यार? वहीं पे जहां पे फाउंड हुई ना, वही के कॉन्फ्रेंस के अंडर भी बनी है। कौन सा कॉन्फ्रेंस? बगदाद कॉन्फ्रेंस। कितने मेंबर कंट्रीज है? 13 मेंबर कंट्रीज है। बट फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? 5 फाउंडिंग मेंबर्स है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ये 5 कंट्रीज ने मिलकर ओपेक चालू किया था। उसके बाद
धीरे धीरे कंट्रीज ओपेक का पार्ट बनते गए, उसी के वजह से आज मेंबर कंट्रीज 13 है। तो धीरे धीरे पार्ट कैसे बनते गए, उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है अगर एक कंट्री को अगर ओपेक का पार्ट बनना है, तो यहाँ पे पढ़ लो। The statute stipulates that any country with a substantial net export of crude petroleum which has fundamentally similar interest to those of member countries may become a full member of the organization if accepted by majority of 3/4 of full members including the concurring votes of all founder members। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स है उनकी अगर 3/4 मेजॉरिटी रही तो ही जाके एक कंट्री को ओपेक का पार्ट बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। चलो, बट किस बेसिस पे वोटिंग किया जाता है, ये देखा जाता है कि ये एक जो कंट्री है नेट एक्सपोर्ट कंट्री है या नहीं है, नेट एक्सपोर्ट क्रूड पेट्रोलियम कंट्री है या नहीं है। नेट एक्सपोर्ट जैसे मैंने कल आपको बताया था, नेट मतलब जिसके भी आगे नेट आ जाता है वो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम मतलब एक्सपोर्ट क्रूड पेट्रोलियम का ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर वो कंट्री नेट एक्सपोर्ट है ऑफ क्रूड पेट्रोलियम तो ही जाके इनको ये पर्टिकुलर कंट्री को ओपेक का मेंबर बनाया जाएगा, बट उसके लिए 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की। ओके, अभी कतार हेडक्वार्टर्स कहाँ पे ओपेक का? अभी हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कब से ये हेडक्वार्टर्स हो गया? सितंबर 1 1965 से ये हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। और ये हेडक्वार्टर्स पहले कहाँ पे था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। कब से कब तक? 1961 से 65। अब ये 65 से हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में आया है, तो ये हेडक्वार्टर्स को चेंज करने की बात कौन से कॉन्फ्रेंस में हुई थी? ये हुई थी 8th एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपेक कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे? 8th एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपेक कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फाउंड कहाँ पे हुई है? बगदाद में। पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद कहाँ पे हेडक्वार्टर्स आया? अभी करेंटली कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। ओके, तो एक चीज और याद रख लो, कतार पहले मेंबर था ओपेक का, बट अभी कतार मेंबर नहीं है। उसने अपनी मेंबरशिप खत्म कर दी है ओपेक से। कब खत्म कर दी है? 1 जनवरी 2019 को। ओके, तो आजकल आप बार बार ओपेक प्लस भी सुन रहे होंगे। ओपेक प्लस क्या है? तो ओपेक प्लस मतलब ओपेक मेंबर, ओपेक के सारे मेंबर्स तो आ गए, और उसी के साथ साथ कौन से मेंबर्स आ गए ओपेक प्लस में? रशिया और उसके साथ साथ वाले उसके फ्रेंड्स। ठीक है, सो ओपेक प्लस मतलब ओपेक प्लस रशिया प्लस इट्स फ्रेंड्स। तो कौन से फ्रेंड्स यार? कौन से फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं हम? रशिया के अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सुडान और सुडान। तो ये कंट्रीज मिलके आपके रशिया के एलीज है। सो ओपेक प्लस रशिया और उनके एलीज, दैट इज उनके फ्रेंड्स, और बाकी के ओपेक कंट्रीज। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Now we next we move on to सैमको ने recently डायनामिक एसेट अलोकेशन फंड लॉन्च किया है। एसेट अलोकेशन फंड, डायनामिक एसेट अलोकेशन फंड मतलब क्या? पहले तो एक बात समझ लो, फ्लेक्सी कैप फंड मतलब क्या होता है? फ्लेक्सी कैप फंड मतलब कि यार ऐसा फंड जहां पे कुछ सेट परसेंटेज ऑफ द मनी इक्विटी में भी होना चाहिए और कुछ परसेंटेज ऑफ द मनी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होना चाहिए, या फिर कुछ सेट परसेंटेज ऑफ द मनी लार्ज कैप में होना चाहिए, कुछ सेट परसेंटेज मिड कैप में होना चाहिए, कुछ सेट परसेंटेज स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज इन पे डिसाइड किया हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, बट व्हाट अबाउट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड? यहाँ पे कुछ भी लिमिट सेट नहीं है। अगर पूरा का पूरा पैसा 100% इक्विटी में डालना है तो डाल दो, 100% डेट में डालना है तो डाल दो, 50% इक्विटी में डालना है तो डाल दो, 50% डेट में डालना है तो डाल दो, 50% लार्ज कैप में डालना है और 50% स्मॉल कैप में डालना है तो डाल दो, 50% स्मॉल कैप, 10% लार्ज कैप और 40% मिड कैप में डालना है तो डाल दो।
तो इसका डिसीजन म्यूचुअल फंड मैनेजर लेगा, दैट इज फंड मैनेजर लेगा जो पूरे म्यूचुअल फंड को चला रहा है। तो ये किस बेसिस पे लेगा? मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। उसको अगर लग रहा है इसराइल पैलेस्टाइन वॉर के वजह से अगर इक्विटी मार्केट गिरने वाला है तो इक्विटी मार्केट से वो अपना पैसा निकाल देगा और गोल्ड मार्केट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस कि उसको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वी वांट टू, एंड दिस इज द लास्ट न्यूज, एआईएफ्स के बारे में कुछ सेबी और आरबीआई में चर्चा चल रही है, बट एआईएफ्स का कंसेप्ट क्या है पहले वो पता होना चाहिए। तो एक बार जस्ट आप 2 मिनट में ये पढ़ लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। ओके, सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? ये एक ऐसा फंड है जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है इंडिया में और इसको हम प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, विच कलेक्ट्स फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन। दोनों लोगों से भी पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर, फॉर इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए? सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए ही बनाया गया है, जिनके पास बहुत पैसा है और उनका पैसा बस ऐसे ही बैंक अकाउंट में पड़ा है और वो चाहते हैं कि हम हमारा पैसा रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें और जिससे अपना पैसा बनाए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल माल्या के पास ऐसा ही, उसके पास 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, 1000 करोड़ से बैंक से उसको इंटरेस्ट रेट आ रहा है 2% 3% के हिसाब से। बट अगर वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में डालता है तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माल्या का पैसा बहुत रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एंजल फंड्स, नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि बहुत रिस्की है। ठीक है, तो अगर रिस्कियर फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए माल्या जैसे लोग अपना पैसा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में डालने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ होता है और वो पड़े हुए पैसे पे उनको अच्छे खासे रिटर्न्स चाहिए, जो रिटर्न्स उनको ना शेयर मार्केट दे सक रहा है, जो रिटर्न्स उनको ना म्यूचुअल फंड्स दे सक रहा है और जो रिटर्न ना उसको बैंक दे पा रही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी 12-13% देते हैं, बट इनको 12-13% नहीं चाहिए, इनको 70% चाहिए, 80% चाहिए, इनको 90% चाहिए, 150% चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ऑब्वियसली एंजल इन्वेस्टर फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो ये आपको समझ गया है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स मतलब बड़े बड़े लोगों की बात की हुई है जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब क्या, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा। ओके, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब क्या? ये जो पैसा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो भी लिया जाता है, पहले तो बात समझो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज जस्ट लाइक एज म्यूचुअल फंड। हम जैसे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं क्योंकि हमें 12-13% इंटरेस्ट रेट कमाना है। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डाला हुआ पैसा अच्छे अच्छे स्टॉक्स या अच्छे अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही जाता है। तो म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा कलेक्ट किया जाता है और हमारे पैसे को मार्केट में लगाया जाता है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी वैसा ही है, लोगों का पैसा कलेक्ट किया जाता है और लोगों का पैसा मार्केट में लगाया जाता है। ठीक है, तो बट ये किस तरह का प्लेसमेंट होता है? दिस इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। पर्टिकुलर लोग ही इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर अपना पैसा डाल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसका आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। यस,
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, तो उसको 1 करोड़ रुपीज उसके पास रहने ही रहने चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, उसमें हम डिटेल में जाएंगे और क्या क्या लिमिट्स है, बट कंसेप्ट समझ लो। आई गेस कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए होता है। चलो, तो सेबी, ये सारा का सारा रेफरेंस लिया हुआ है सेबी के एफएक्यू डॉक्यूमेंट से। तो वहां पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या है, कैटेगरी 2 में क्या है, कैटेगरी 3 में क्या है, हम देखते हैं। ठीक है, सो कैटेगरी 1 एआईएफ, जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वेंचर कैपिटल फंड्स। ओके, तो वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, कौन से कंपनीज में पैसा लगाते हैं? इस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाते हैं। जो स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पैसा लगाते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी स्टार्टअप्स में पैसा लगा रही है, अगर कोई एंटिटी अगर स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहा है, अगर कोई बंदा अगर स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक तो ऐसा उसका पैसा 0% हो जाएगा, या तो एक उसका पैसा 150% इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, या 200% मिलेगा, 500% मिलेगा, 1000% मिलेगा। सो प्रॉफिट इज ऑल्सो अनलिमिटेड, लॉस इज ऑल्सो अनलिमिटेड। ओके, तो वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स, डिटेल में जाना, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर डिटेल में जाना, ये लेक्चर का पार्ट नहीं है, उसको हम कभी और लेक्चर में पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स समझो, एंजल इन्वेस्टर्स नए नए स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो माल्या जैसा इन्वेस्टर है, अगर एआईएफ के पास आता है, किसके पास? कैटेगरी 1 एआईएफ के पास, तो वो जाता है कैटेगरी 1 एआईएफ में अपना पैसा डालता है, और कैटेगरी 1 एआईएफ उसका पैसा वेंचर कैपिटल फंड्स के थ्रू इस्टैब्लिश स्टार्टअप्स में डालती है। माल्या ने अपना पैसा डाला अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत। कौन सा अल्टरनेटिव फंड? वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड का पैसा कहाँ पे लग जाएगा? उनका पैसा लग जाएगा इस्टैब्लिश स्टार्टअप्स के अंदर। तो इस्टैब्लिश स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाया जा रहा है, तो माल्या का यहाँ पे एक तो बहुत फायदा होगा, या फिर एक तो बहुत नुकसान होगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, सो वेंचर कैपिटल कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं अभी हम यहाँ पे देखेंगे। कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल फंड, सेकंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जितना छोटे कंपनी में आप पैसा डालोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल वेंचर फंड्स, फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, नेक्स्ट इज कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 पहले आप देखिए, कैटेगरी 3 में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ऐसे लोगों का पैसा डाला जाएगा जो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, जो आर्बिट्रेज के माध्यम से, हेजिंग के माध्यम से अपना पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है, तो वो अपना पैसा कैटेगरी 3 एआईएफ में लगाएंगे और ना कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एआईएफ में। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 3 एआईएफ वाले जो फंड्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स का पैसा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू, जैसे आपका आर्बिट्राज हो गया, हेजिंग हो गया, स्पेक्यूलेशन हो गया, इनके माध्यम से अच्छा खासा पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को बना के दे सकती है। सो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 समझ आ गया आपको। कैटेगरी 2 एआईएफ में क्या बोला है सेबी के वेबसाइट में? AIFs which do not fall in category 1 and 3 are does come under the category 2 AIF। तो इसमें कौन कौन से आ गए? रियल एस्टेट फंड्स आ गए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ गए, फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स आ गया, और एक्सेट्रा आर रजिस्टर्ड अंडर कैटेगरी 2 AIFs। ठीक है, तो कैसे समझना है? AIF1 is एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल, एंजल मतलब कौन? परी। परी मतलब कौन? वुमेन।
तो विमेन को ही हमें सबसे ऊपर रखना है। ओके, तो जैसे जैसे आप एंजल का नाम लेते हो तो वैसे वैसे आप एंजल इन्वेस्टर का नाम लेते हो वैसे वैसे आपको क्या ध्यान याद रहता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो एंजल विमेन, विमेन का जो भी प्रायोरिटी है हमेशा ऊपर ही रहती है, फर्स्ट नंबर पे रहती है। तो एंजल के साथ उसका पार्टनर भी आ जाएगा जिसके पार्टनर का नाम है वेंचर कैपिटल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, छोटे छोटे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दो चीज आप याद रख सकते हो, कौन से? वेंचर कैपिटल और एसएमई। टेक्निक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हो। बाकी दो चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। कौन सी चीजें? सोशल वेंचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। कैटेगरी 3 भी आप याद कर सकते हो यार, जहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी यूज की जा रही है, दैट वुड बी द लास्ट वन। ठीक है, दैट वुड बी द लास्ट वन। कौन सा? कैटेगरी 3 एआईएफ। और जो कैटेगरी 1 में भी नहीं है, कैटेगरी 2 3 में भी नहीं है, दैट ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स वुड बी अंडर कैटेगरी 2 एआईएफ। कौन कौन से है यार? रियल एस्टेट फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, अमंग अदर्स। ओके, अगर कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है तो वो कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से रेगुलेशंस के थ्रू रजिस्टर होता है? All alternative investment funds gets registered under the SEBI Alternative Investment Fund Regulation of 2012. Very, 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 very important. Next we move on to कोई भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, कैटेगरी 1 2 3, उसके पास 1000 इन्वेस्टर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे माल्या जैसे इन्वेस्टर्स है वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। बट इसमें एक्सेप्शन है एंजल फंड्स के लिए। सॉरी, तो एंजल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन है। एंजल फंड में कितने मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हो सकते हैं? उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हो सकते हैं 49 ओनली। कितने? 49 एंजल इन्वेस्टर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंजल फंड के अंदर। पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। और जैसे मैंने आपको बोला है, however an AIF cannot make invitation to the public at large to subscribe it units। जैसे आपके रिलायंस शेयर मार्केट्स में अपना शेयर्स को लिस्ट कर रही है और लोगों से पैसा कलेक्ट कर रही है, वैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं कर सकती है। हमने पहले ही बात किया है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैसे कलेक्ट कर सकती है फिर? विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली। ओके, किससे पैसा लिया जाएगा? बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। Can an AIF launch scheme? Yes, obviously AIF को लॉन्च करना ही पड़ेगा ना स्कीम। अगर स्कीम लॉन्च नहीं करेगी तो पैसा कैसे लिया जाएगा ना इन्वेस्टर्स की तरफ से? तो AIF को लॉन्च तो करनी ही पड़ेगी स्कीम, अ बेसिक थिंग। बट AIF को स्कीम लॉन्च करने के लिए स्कीम की फीस देनी पड़ती है टू दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कितनी फीस देनी पड़ेगी? 1 लाख रुपीज स्कीम की फीस देनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर देनी पड़ेगी? स्कीम चालू होने के 30 दिन पहले ये फीस ही देनी पड़ेगी। ठीक है, बट कोई फंड अपना पहला स्कीम निकाल रहा है तो उस पर एक्सेप्शन दिया गया है। तो अगर फंड अगर पहला स्कीम निकाल रहा है तो उसमें कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ AIF? वैलिडिटी की लाइफ टाइम रहेगी। जब तक AIF एग्जिस्टेंस में है तब तक कोई भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की वैलिडिटी चलती रहेगी। Is an AIF permitted to make an invitation to the public? We already saw this. That is answer is no. Can an AIF launch a fund or scheme of any size? No. तो मिनिमम इतना तो इन्वेस्टमेंट उनके पास आना ही आना चाहिए। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए यार? मिनिमम 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सारे इन्वेस्टर्स से मिलके AIF के पास होना चाहिए। अगर उतना है तो ही जाके स्कीम लॉन्च हो पाएगी, नहीं तो स्कीम लॉन्च नहीं हो पाएगी। एंजल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेप्शन है। एंजल फंड का कितना एक्सेप्शन है? उनको बोला है कि आपको एंजल इन्वेस्टर से 10 करोड़ तो मिनिमम आने ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कम लोग है यार, एंजल इन्वेस्टर्स तो 49 ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कम लोग है तो कम ही पैसा आएगा उनसे। कितना आएगा? 10 करोड़ रुपीस मिनिमम। बाकी केस में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। Okay. Can I AIF raise any amount of funds from any investor? हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या उसमें? नहीं कर सकते। बट मेरी एक ऑफलाइन स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रेष्ठा, उनके पास बहुत पैसा है तो वो 20 करोड़ 30 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग।
तो हम जैसे लोग अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे, तो हम जैसे लोग उसमें पैसा एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही है। इस पे कितनी है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपीस। ठीक है। अगर कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, अगर कोई उनके एम्प्लॉइज है, कुछ उनके डायरेक्टर्स है, फॉर एन एग्जांपल राहुल XYZ लिमिटेड, ये उनका उन्होंने ही अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ओपन किया है। तो अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं या फिर मेरे फ्रेंड कुछ मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज है, तो उस केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनके लिए 25 लाख रुपीस है। आई होप इट इज क्लियर। अगर इन्वेस्टर्स को कुछ प्रॉब्लम होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से, तो वो कंप्लेंट किसके पास कर सकते हैं? सेबी के पास कर सकते हैं। तो आपको पता है यार, अगर मार्केट में, शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जो रेगुलेट किया जा रहा है सेबी के द्वारा, तो अगर वो मार्केट में अगर आपको कुछ भी तरह का दिक्कत है, तो आप सेबी को कंप्लेंट कर सकते हो। कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके? वो प्लेटफॉर्म का नाम है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जिसको हम स्कोर्स बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है स्कोर्स। ओके। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के भी ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत होगा, तो उसका भी कंप्लेंट आप करोगे स्कोर्स पे ही जाके। नेक्स्ट इज अबाउट सेबी। अभी सेबी क्या बोल रहा है? सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को अलाउ कर रहा है कि एक स्ट्रेस्ड लोन फंड लेके आ जाए। स्ट्रेस्ड लोन, यार ऐसा, ऐसे लोन्स जो एनपीए हो गए हैं, ठीक है, उनका आप स्ट्रेस्ड लोन्स बोल रहे हो। ठीक है। तो ये एनपीएस कौन खरीदता है? बड़े बड़े आपके कौन से कंपनीज? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है। तो ऐसे कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर। और माल्या जैसे लोग, अगर उनको ये स्ट्रेस लोन्स में अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी लोग इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस लोन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? एक तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। तो सेबी ने बोला है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की हम अलग कैटेगरी ओपन करेंगे, जहां पे स्ट्रेस्ड लोन्स फंड भी बनाया जा सकता है। ओके। तो इसके बारे में बातें अभी चालू है। इसके बारे में रिसेंटली पेपर पब्लिश किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक। बट सेबी ना ये चीज खुद नहीं कर सकती है। सेबी को रिकमेंडेशंस लेना पड़ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। क्यों? क्योंकि यार स्ट्रेस्ड लोन्स को रिकवर करने के लिए गाइडलाइंस कौन दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर स्ट्रेस लोन फंड भी बनाना पड़ रहा है सेबी को, स्ट्रेस लोन फंड के लिए अप्रूवल भी दिया जा रहा है सेबी को, सेबी के द्वारा, तो अप्रूवल किसका लेगा? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। उन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेबी को यह समझना पड़ेगा स्ट्रेस्ड लोन्स मतलब क्या, स्ट्रेस्ड लोन्स के अंदर किस इन्वेस्टर को हम पैसा इन्वेस्ट करने की अनुमति दे सकती है। तो ये सारी चीज सेबी को आरबीआई से क्लैरिफाई करनी पड़ेगी अबाउट द स्ट्रेस्ड लोन्स। क्यों आरबीआई से? क्योंकि लोन्स की रिकवरी का काम आरबीआई देखता है, आरबीआई उसके लिए गाइडलाइन सेट करता है। ओके। तो सेबी ने बोला है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब कैटेगरी नोन एज स्पेशल सिचुएशन फंड टू अलाउ देम टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेस्ड लोन फंड। तो स्ट्रेस्ड लोन फंड का नाम क्या रख दिया उन्होंने? स्ट्रेस्ड लोन फंड का नाम रख दिया है स्पेशल सिचुएशन फंड। याद रखिए। ओके। तो however to enable AIFs to acquire stressed loan, SSF had to be first included in the master direction issued by RBI. RBI had communicated to SEBI a list of requirements in the framework including SSF. This includes setting a definition of SSF and determining the eligibility of investors, deciding minimum holding period. तो सारा का सारा मेजॉरिटी ऑफ द चीज आरबीआई डिसाइड करेगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर एसएसएफ, अगर वो फंड एसएसएफ है, तो एसएसएफ के अंदर कौन से इन्वेस्टर को हमें इन्वेस्टमेंट करने देना है, उसका होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट कितने समय तक उसको वो होल्डिंग करके रखना है अपना इन्वेस्टमेंट, और ये स्पेशल सिचुएशन फंड कौन से एंटिटीज ओपन कर सकती है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और इन्वेस्टर की लिमिट क्या सेट होनी चाहिए,
डायरेक्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज एसएसएफ में पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। तो जो भी गाइडलाइंस हमने पीछे के स्लाइड में पढ़ी है, वैसी ही गाइडलाइंस आरबीआई ने अभी रिसेंटली सेबी को कम्युनिकेट किया है फॉर एसएसएफ। ठीक है, फॉर स्पेशल सिचुएशन फंड। स्पेशल सिचुएशन फंड इज फॉर स्ट्रेस लोन्स। ओके, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, उसकी न्यूज क्या है वो भी मैंने आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। इफ यू लाइक द टुडे सेशन, प्लीज लाइक दिस सेशन। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लगा है तो बेहिजक डिसलाइक करिए सेशन, ताकि मुझे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप इग्नोर करोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, बुरा लग रहा है तो प्लीज डिसलाइक भी करिए, पर इग्नोर मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट उसके पहले मैं जस्ट आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग इसका सवाल मुझे ऐसा लगता है गलत देंगे, तो बिना गूगल किए हुए आपको इसका मुझे जवाब देना है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है? ऐसा लग रहा होगा यार सर ने क्या इतना इजी सवाल पूछ लिया, बट इजी है तो मुझे सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए बिना गूगल देखे हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू ही सॉल्व करवा दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही सॉल्व करवा दूंगा। सो लेट्स रैप आवर सेशन हियर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And thank you so much for your time, and we will meet tomorrow again on the same channel for the analysis of business standard newspaper. Thank you so much.